सबका खैर मकदम में स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं कालाकोट की, ये भी जानी मानी शख्सियत हैं। आज इन्होंने साइलेंट मार्च किया है। कालाकोट से ये एमएलए भी रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं। इनका नाम जनाब अशोक कुमार शर्मा जी, और ये एडवोकेट भी पेशे से। तो सर, सबसे पहले खैर मकदम हमारे साथ। शुक्रिया सर। आज जो आपने प्रोटेस्ट किया है, इसका सर क्या मोटिव था और किस वजह से आपने प्रोटेस्ट आज जो साइलेंट मार्च इतने ग्रुप में मिला? सियोट कालाकोट रोड जो बड़ी खस्ता हालत में है कि 1-2.5 साल जब राजौरी में प्रधानमंत्री आए तो 2 मुद्दे उनके सामने लोगों ने रखे। एक सियोट कालाकोट रोड का, इसको डबल लेनिंग किया जाए, और दूसरा जो यहाँ ट्रिपल मर्डर हुआ था शहर में, कि उसका सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन हो। तो प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि कालाकोट को मैं स्वर्ग बनाऊंगा। साथ में मुझे याद है कि यहाँ उस वक्त के मुख्यमंत्री भी आए कालाकोट में। उन्होंने जब ये उनके समक्ष रखा गया कि सियोट कालाकोट की आपसे बड़ी खस्ता है, और लोग जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं या इंजर्ड लोग हुए, एक्सीडेंट से इंजर होते हैं, या सीरियस एलिमेंट जिन लोगों की होती है, जब वो जाते हैं और वो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं, या उनको मल्टीप्लाई हो जाती है उनकी बीमारी। तो उससे क्या होता था कि एक रोष सा यहाँ पैदा हो गया। तो उन्होंने ये कहा था कि मैं 1 साल के भीतर वापस कालाकोट आऊँगा, सियोट से मैं कार खुद चलवा के डबल लेन बना के आऊँगा। तो अब करीब के 6 साल हो गए हैं। ये वहीं का वहीं है और पहले से भी खस्ता है। अभी शाम को भी मैं आया हूँ सियोट से कालाकोट तक यहाँ पहुँचा, तो इतने ज़्यादा खड्डे हुए हैं कि पहले से भी हालत खस्ता हुई। इसके बावजूद भी कि पिछले दिनों में इसको डूब डाली गई और वो लोग चंद हफ्तों के अंदर ही खत्म हो गई। तो कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई उसका है नहीं, कौन लोग ये काम करते हैं, इतना पैसा लगता है, कहाँ वो जाता है। तो आज दिन तक ना ही ये सियोट कालाकोट रोड डबल लेन हुआ, ना ही ये सिंगल लेन भी चलने के काबिल, गाड़ी चलने के काबिल रहा, और ना ही उस जो ट्रिपल मर्डर हुआ था उसकी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुई है। तो 3 साल पहले, 3.5 साल पहले यहाँ के शहरियों ने मिलके एक सियोट कालाकोट डबल लेनिंग ग्रुप जो बनाया था, उसमें 450 के करीब लोग शामिल हुए, और उन लोगों ने प्रयास किया कि हम सरकार से राब्ता करें। प्रधानमंत्री तक भी जो चिट्ठियाँ भेजी गई, मेमोरेंडम भेजे गए चीफ मिनिस्टर साहब को, पहले गवर्नर साहब को, इन गवर्नर साहब को, तो पिछले मुख्यमंत्री को भी, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। अब कोरोना है, कोरोना में कल आप हैरान होंगे कि पंजाब में परसों एक लड़की, जवान लड़की, उसको 3-4 उल्टियाँ लगी और एक पेचस लगने के बाद वो वहाँ लोकल जो PSC है पंजाब में वहाँ गए, तो वहाँ कोई डॉक्टर तो पोस्ट नहीं किया गया हुआ है, एम्बुलेंस वहाँ नहीं थी, और जब यहाँ पहुँचे तो वो दम तोड़ चुकी थी। तो इस तरह से दर्जनों हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ जो हैं वो बीमार, जब पेशेंट्स जो बीमार होते हैं, बच्चे होते हैं, तो वो मारे जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे शहर के, यहाँ कालाकोट टाउन के बच्चों की एंगेजमेंट जम्मू हुई है, और जब वो रोड से होके वापस सियोट पहुंचे तो वहां से उन्होंने फोन करके कहा कि अब ये एंगेजमेंट हमारी कैंसिल। तो हमारा रिश्ता करना भी जो है मुश्किल हो गया है। तो इस स्थिति में यहाँ के नागरिकों ने सोचा, सिटीजन ने सोचा कि हम कुछ करें। तो कुछ करने के, कोरोना में तो कुछ कर नहीं सकते, डिस्टेंस मेंटेन करना है, ज़्यादा जमघटा नहीं कर सकते, और वो सारी चीज़ें को मेंटेन करते हुए आज जो है एक साइलेंट मार्च, बाकायदा मास्क पहन के, डिस्टेंसिंग रख के जो है वो यहाँ से बाजार से, बस स्टैंड से लेके DC एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस जो कालाकोट तक किया गया। और उस साइलेंट मार्च में ये दर्शाया गया एक प्ले कार्ड्स के जरिए कि ये रोड बने, और दूसरा डबल लेनिंग बने से कालाकोट रोड, दूसरा मेडिकल कंडीशन जो हैं उनकी सुधार यहाँ आए ताकि लोग बच सकें। कोरोना में भी जब पानी नहीं होगा, बिजली नहीं होगी, मेडिकल सुविधा नहीं होगी, तो एक दिक्कत
बहुत आ रही है लोगों को। और फिर उसी जो ग्रुप बना, जो श्योर कालाकोट डबल लेनिंग रोड का जो ग्रुप बना था 3 वर्ष पहले, उसको हमने कन्वर्ट किया है श्योर कालाकोट रोड एक्शन कमेटी में। और वो एक्शन कमेटी का गठन जो आज जिन लोगों ने यहाँ इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, जो साइलेंट पीस मार्च में शामिल हुए हैं, वो लोग सारे के सारे जो है उसके कमेटी के फाउंडर मेंबर होंगे। तो इसी तरह से ये जो कमेटी है आगे का विचार करेगी कि आगे क्या होना चाहिए। लेकिन आज साइलेंट मार्च के बाद एक साइलेंट प्रेयर भी हमने की, ताकि हमारे प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि दी जाए, ऊपर भगवान वाहिगुरु अल्लाह ताला और जीसस क्राइस्ट जो है वो मेहरबानी करे कि उनके दिमाग में डाले कि मैंने कालाकोट को स्वर्ग बनाने का वादा किया था, और वो अपने नीचे जो उनके अधिकारी हैं उनको बताएं कि साहब ये इन लोगों की मांग जो थी वो जायज थी, और आज 6 साल के बाद भी उनको अगर याद आ जाए और सद्बुद्धि हो, उनका मन ये बन जाए कि भाई यहाँ के लोगों की मुश्किल को हल कर पाए। तो इसी तरह उसके साथ में हम लोगों ने ये साइलेंट परेड करने के बाद एक विज्ञापन जो है, एक मेमोरेंडम जो है, जिसमें यही सड़क का डबल लेनिंग बनाई जाए, और साथ में डॉक्टर और दूसरा अमला और इक्विपमेंट जो है तमाम हेल्थ सेंटर में कालाकोट में दिए जाएंगे। आप अंदाजा लगाओ कि जब यहाँ कोई बीमार होता है तो ये कहा गया है और बड़ा दुरुस्त है कि भाई 1208 पे फोन करो, 1212 पे करो, और नंबर दिखाएंगे। जब उन पे करते हैं तो बड़ा अच्छा रिस्पांस होता है। मैं पर्सनली ग्रेटफुल हूँ लोगों का जो वहां से रिस्पांस करते हैं, लेकिन एम्बुलेंस कहीं नहीं पहुंचती। आखिर में वो कहते हैं कि आप जी प्राइमरी हेल्थ सेंटर से रब्ता करो, या हेल्थ सेंटर से रब्ता करो, और वहां होती नहीं एम्बुलेंस। अगर एम्बुलेंस होती है तो ड्राइवर नहीं होता है, अगर ड्राइवर भी होता है तो एम्बुलेंस खराब है। तो फिर वो कहते हैं ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर कालाकोट को अप्रोच करो। ब्लॉक मेडिकल कालाकोट के डिस्पोजल पे जो है एक आध कोई अगर एम्बुलेंस है भी तो एक पेशेंट को लेके जाएगी। पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो 2 लाख की आबादी यहाँ है, 2 लाख की आबादी को वो कैटर नहीं कर सकती। और खासकर कोरोना में जब एक महामारी है उसको हम जूझ रहे हैं, और यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है प्रोवाइड करने की जरूरत है। तो इसलिए ये हमारा प्रोटेस्ट रहा है, और हमने वो विज्ञापन जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के समक्ष भेजा है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कालाकोट के जरिए। मुझे उम्मीद है कि वो इस पर गौर करेंगे। अगर वो इसमें गौर नहीं होता तो एक्शन कमेटी जो है वक्तन फक्तन बैठेगी और अपना फैसला करेगी कि हमको आगे का क्या रणनीति बनानी है। वही इस मौके पर अपील होगी कालाकोट के लोगों से, बिला मजो मिलत, बिला नस्लो भूख, बगैर इस तमीज के कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई फकीर है या कोई धनवान है, ये सोच के बगैर किसी पॉलिटिकल पार्टी के उनको श्योर कालाकोट रोड एक्शन कमेटी में शामिल होना चाहिए, और इसमें उनका योगदान होना चाहिए, ताकि हमारे लोगों के लिए एक राहत का सांस जो है वो आए। स्वर्ग तो हम नहीं कहते, पर कम से कम हम मरने से बच जाएं, हमारे जो दुर्गति हो रही है उससे हम बचें। तो इसी के लिए प्रोटेस्ट मार्च का मैं चाहूंगा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने मीडिया के जरिए भी हमारी बात आगे रखने की है। तो फिर मैं एक बार फिर उन लोगों से अपील करूंगा कि जो हर प्रोटेस्ट को या हर अच्छी मांग को वो उसका दुरुइस्तेमाल करना चाहते हैं, उसका विरोध करना चाहते हैं, कि वो अपनी उस हरकत से बाज आए और दूध का दूध और पानी का पानी सोचें। क्योंकि जब कत्ल होते हैं तो उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उसकी आड़ में जो लोग आते हैं वो इंसानियत के खिलाफ है, वो लोगों के खिलाफ है, और वो जिनकी आत्माएं शहीद हुई हैं, जो आज वो कहीं ना कहीं जो कत्ल हुए हैं, वो आज देख रहे होंगे कि हमारा इंसाफ हमको क्यों नहीं मिल रहा। जब यहाँ सड़क पे आते आते इस सड़क से की दुर्दशा से जो आदमी दम तोड़ देता है, उसका परिवार जो है पूरी उम्र रोता रहता है, तो उनकी बदुआ भी उनको लगेगी। तो मैं ये चाहता हूं कि उनको ये अपने दुर्व्यवहार से हट जाना चाहिए, अपना सद्व्यवहार, सद्भावना और सद्व्यवहार जो है अपने में लाना चाहिए। और मैं उनसे 2 हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप सद्भावना में काम करें और कालाकोट के हित में काम करें, ना कि किसी जात पात पॉलिटिकल पार्टी या किसी राजनेता के हक में काम करें। तो तभी हमारा कालाकोट स्वर्ग अगर ना बनेगा, कम से कम नर्क से हट जाएगा। तो मैं ये चाहता हूं कि यहाँ एक अच्छा सिस्टम बने, अच्छा तरीकाकार हो, हमें जीने का मौका हो रहे, और हमें भी देश के साथ आगे चलने का मौका हो। जय हिंद, जय भारत।
एक प्रश्न जो बहुत सारे इस वक्त आप सोशल मीडिया पे देखें चाहे न्यूज़ में देखें, एक मसला जो आ रहा है, जो कि त्रिकुटा नगर बीजेपी ऑफिस के बाहर कुछ युवाओं ने प्रदर्शन किया। पहले तो उन्हें मिलने नहीं दिया गया, उसके बाद जब वो उन्होंने प्रदर्शन किया रोड पे, तो वहाँ के जो अधिकारी हैं वो उनसे कहते हैं कि आप सीन क्रिएट ना करो और मीडिया को अंदर जाने नहीं दे रहे हो। तो नौकरियों की वो बात करते हैं, उनमें से एक युवा ने यह भी कहा कि नौकरियां अब हमें मिलने से रही, क्योंकि पहले था कि 370 था बाहर जो है आपको नौकरियां मिलेगी, हटा आपके लिए 50,000 नौकरियां, एडवर्टाइजमेंट होगी, एडवर्टाइजमेंट हुई, हटा दी गई नौकरियां। सर कहीं नाम नहीं मिलता नौकरियों का, सिर्फ बातें जो बताई जा रही हैं उस पर आप अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारा सरकार है, चाहे सेंटर में है और चाहे यहाँ है, एक ही शासन है, एक ही पार्टी का जो है वो सारा पॉलिसी चल रही है। लेकिन क्या नेशनल लेवल पे है या स्टेट लेवल पे है, या अभी दोनों ग्रेड स्टेट में कहूँगा, यूपी नहीं मैं कहना चाहूँगा, क्या कोई यूथ की पॉलिसी है? तो एक बड़ा सा सवाल ये निशान आता है कि क्यों नहीं? यूथ पॉलिसी बनना जरूरी है। हम लोग, जब मैं यंग था तो बेरोजगार यूनियन के जरिए हम लोग मांग किया करते थे कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाए जब तक उनको नौकरियां नहीं हो। अब जैसे आपने कहा कि नौजवान को नौकरी की कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही, और ये कब हो रहा है? जबकि प्रधानमंत्री जी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का आश्वासन दिया है और आज 7 साल उनकी सरकार हो गई है। तो जब 7 साल में नौकरी देने का आश्वासन देके नौजवान को नहीं हुआ, लेकिन कुछ अंधे लोग भी हैं जिनको दिखता नहीं है, जो आपको ये सोचते हैं कि हम शायद वो अंधभक्ति में ही बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन समाज के विरुद्ध जो हो रहा है उसका देखा जाएगा कौन करेगा? अब मुझे ये बताइए कि 202 SRO जो है उसकी क्या जरूरत थी? ये देश ईस्ट इंडिया कंपनी से गुलाम जो हो गया, उसको आजादी लेने के लिए 100 साल से ज्यादा हम लोगों को लगे, और जिन लोगों ने अपनी शहादत दी, जिसने इसको आजादी देने की कोशिश की और हम आजाद हो गए, जिस बापू गांधी ने लाठी पकड़ के इसी तरह के प्रोटेस्ट मार्च करके सत्याग्रह करके इस देश को आजाद किया, अब उसको माफ नहीं किया उन लोगों ने। वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसकी हत्या कर दी, और उसका नाम लेके, हत्यारे का नाम लेके जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो किस तरह देश के भगत हो सकते हैं? तो ये सारी चीजें हैं। अब 202 किस लिए है? 202 ये है कि भाई नौकरी में जाएगा, कोई जाएगा, लाखों हजारों में एक जाएगा, और उसको भी उसकी तनख्वाह काट दी जाएगी। अब जो काम करता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, जब बराबर का काम करते हो बराबर तनख्वाह होनी चाहिए। पर परमानेंट नौकरी लग के रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए बंदा आएगा और उसकी नौकरी की तनख्वाह कट जाएगी। क्यों कटेगी? क्या वो गुलाम देश में रह रहे हैं? हम लोग आजाद देश में हैं। अब नौजवानों ने हिम्मत की, सोशल मीडिया में बड़ा काम करने की कोशिश की, बड़ा प्रयास करने की कोशिश की। मैं उन लोगों को, नौजवानों को सल्यूट करता हूँ जिन्होंने वो किया। उसमें हम लोगों ने भी कोशिश किया कि हम उनको कोशिश करें, मदद करें उनकी। इतनी हम कर पाए वो नहीं हम कहते, लेकिन वो कामयाब हुए। लेकिन कामयाबी का रिजल्ट क्या है कि 2 साल फिर ये 202 साल के लिए लड़का रहा। अरे भाई, तुम 5 साल उसको गुलाम रखना चाहते हो, तो अब तुम उसको हटा के 2 साल गुलाम रख रहे हो। मतलब क्या है? मतलब यह है कि आपका घर छीन लिया, आपकी नौकरी छीन ली, आपके हक छीन लिए, और जिस 5 कमरे का घर था आपको छीन लिया। अब 5 कमरे से आप वापस दे रहे हो तो 2 कमरे दे रहे हो, कहते हो हम आपको दे रहे हैं। और फिर बहुत सारे लोग मिठाइयां बांट रहे हैं, जिनको उसी क्षण में कहा गया कि साहब 202 का क्या कर रहे हो, कहा तब जाके हम 202 का सोचेंगे। और उसी क्षण वो 202 हट गया तो तब पूछा तो कहा हमने किया है। तो ये झूठ का बुलंदा है। अब देख तो नहीं रहे कि हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि चाइना ना ही हमारी जमीन पे आया, ना ही हमारी कोई जमीन उनके पास गई, ना ही कोई हमारी फौज को पीछे हटा। तो अब ये जो पिछले हफ्ते भर में से आ रहा है कि चाइना अपनी फौज हटा रहा है, डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि पाकिस्तान की फौज पीछे हट गई, तो फिर कैसे, कहां से हटी वो? तो जब घर का सबसे एक आदमी, कहते हैं कि कोई बच्चा सड़क पे पेशाब कर रहा था, तो जब वो पेशाब कर रहा था किसी ने कहा भाई तू क्यों करता है, वो नहीं माना। उसके बाप
के पास चले गए और उसका बाप घूम घूम के पेशाब कर रहा था। अब उसने जब देखा उसका बाप घूम घूम के करे तो किससे शिकायत करे? आज स्थिति ये हो गई है कि आदमी शिकायत किससे करे? देश का सबसे बड़ा आदमी जो है वो झूठ बोलता है और डिफेंस के मसले में झूठ बोलता है। जहां हमारे 20 लोग शहीद हो गए, नेता शहीद हो गए, वहां झूठ बोल रहा है। वहां आप क्या करोगे? और वहां भी अगर कोई ऐसा आदमी कहता है कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे, अशोक शर्मा बेवकूफ है, या अशोक शर्मा पागल है, या कोई और पागल है, तो मैं सोचता हूं ये पागलपन की तो हद हो गई। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को रुकना होगा। ये देश, भारत देश, एक 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 इसकी एक संस्कृति है, इसकी एक सभ्यता है, इसकी एक हेरिटेज है जो हमको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास करनी है। और उसी सभ्यता के तहत हम लोगों ने अंग्रेज को बगैर किसी लाठी से हटा दी, निकाल दिया। उसी से हम लोगों ने इस देश को एक सुई नहीं बनती थी। और वो आज हमारे पास क्या नहीं है इस देश में, वो आ गया। तो ये वो देश है। तो इस देश को इस तरह से कैयूर नहीं लेना है, झूठ के ऊपर पलता नहीं खड़ा करना है, झूठ की दीवारें नहीं बनानी है, झूठ के हवाई किले नहीं बनाने हैं, झूठ में हमने जहाज नहीं चलाने हैं, बल्कि हम लोगों को सच के ऊपर चलना होगा। लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो फैक्ट्रियों के अंदर कहीं काम कर रहे थे, वो उनको पैदल हजारों किलोमीटर पैदल चल के अपने घरों में पहुंचना पड़ा, लेकिन उनका कोई इंतजाम नहीं हुआ। किसी एक सिस्टम ने जब इंतजाम करना चाहा तो उन्होंने कहा नहीं, आप नहीं कर सकते हो। अब वो चीजें अब कहा कि इन लोगों को, गरीब आदमी को आज पैसे की जरूरत है, आप उनको पैसे दे दो। एक पैसा तक नहीं दिया, 20 लाख करोड़ अनाउंस करने के बावजूद एक पैसा नहीं दिया। अब अंदाजा लगाओ कि 20 लाख करोड़ रुपया अगर आता तो किसी गरीब मजदूर के पास, किसी किसान के पास, किसी नौजवान के पास आ जाता, तो वो अपना इस कोरोना का वक्त में, जब महामारी है, जब हम जिंदगी और मौत में लड़ रहे हैं, तो वो अपना कोई गुजारा कर सकता था, वो किन लोगों को दे दिया? वो कहां चला गया? और कल की बात है, परसों की बात है, हैरान होंगे आप कि हमारा यहाँ नया इकोनॉमिक प्रपोजल आ गया कि 40% उसमें जी काट दिया। अब 20 लाख करोड़ आपने दिया है, 40% काट दिया, तो 8 लाख करोड़ तो उससे कट गया, 12 लाख करोड़ रह गया। और ये किसके हाथ में जाएगा? क्या अंबानी और अडानी ही इस देश का फैसला करेंगे? आप रेलवे प्राइवेट कर रहे हो, आप हथियार प्राइवेट कर रहे हो, आप आर्मी को अगर प्राइवेट कर दोगे, किसको बेचोगे? और मान लीजिए ये पैसा, अब हर जगह टोल लग रहे हैं, अब एक जगह टोल, दूसरी जगह टोल, अब काराकोट में भी यहाँ डंगे में टोल लग जाएगा, ऊपर पथराड़ी में लग जाएगा, बैरागो में लग जाएगा। टोल टैक्स लोग देंगे तभी वो निकल पाएंगे। अरे टोल टैक्स को गाड़ी का अब बनाते हो, उसका आपने 1% से 8% कर दिया, 8 गुना ज्यादा कर दिया। कोई गाड़ी मोटरसाइकिल तक 40,000 रुपया आपको टोल टैक्स देना है अगर आपको गाड़ी खरीदनी है, मोटरसाइकिल खरीदना है, आपको लाख रुपए की खरीदना है जब गाड़ी खरीदनी है। टोल तो तुम ले रहे हो, अब दूसरा टोल क्यों ले रहे हो? अब तुम जीएसटी ले रहे हो, दूसरे टोल की क्या जरूरत है? जीएसटी तो मतलब तो कि भाई पूरे टैक्स मिला के एक ही टैक्स होगा, ताकि किसी को पता, सारे कंपनी को पता होगा जीएसटी हो गई है। अब इन हालात में मान लीजिए लोगों के से पैसा निकलेगा, गरीब से पैसा निकलेगा, गरीब का खून निकलेगा, वो तो तुमने पहले ही निकाला हुआ, पहले हम लोगों ने निकाला हुआ है। अब तो ये जो उसकी रीढ़ की हड्डी में बोन मैरो होता है वो निकाल रहे हैं। अब जिस आदमी के, जिस व्यक्ति के, जिस फैमिली के, जिस स्टेट का, जिस डेमोक्रेटिक स्टेट का बोन मैरो निकल जाएगा रीढ़ की हड्डी से, वो कैसे चलेगा? वो नहीं कर सकता है। मान लो ये पैसा आता भी है तो सरकार के खजाने में जाता है, तो सरकार उसका क्या करेगी? अंबानी अडानी को देगी, दे दे, वो क्या करेंगे? वो विदेश ले जाएंगे। अब तुम तो कहते थे सिविल बैंक में जो पैसा गया है वो हम वापस लाएंगे। बाबा रामदेव तो बड़ा जोर जोर लगा के कहते थे, और अभी तो 1 दर्जन की फरिश्त के बीच में बाबा रामदेव शाहूकार हो गए। अब शाहूकार बनाने के लिए अगर तुम्हारा काम था तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर आपको गरीब को उसका हक देने का काम था तो कहां है? तो इस तरह से कहीं भी शासन जो है वो है नहीं। तो ये इट इज ए कंप्लीट एनार्की। ये इनार्की है, तो इनार्की को खत्म करने के लिए इसीलिए आज हमने प्रार्थना भी की, हम सभी लोगों ने मिलकर प्रार्थना की, सब धर्म प्रार्थना की कि सद्बुद्धि दें उनको जो शासन में हैं, ताकि वो लोगों के जो वादे किए हैं उनको वो पूरा कर सकें। तो इसलिए नौजवान का तो बुरा हाल है। मान लो 1 करोड़ नौकरी होनी थी, 2 करोड़ का हमारा 2 लाख हिस्सा बनता है जम्मू कश्मीर में। अब 2 लाख का पिछले 7 साल से 14 लाख लोगों को नौकरी जानी थी। अब वो 14 लाख नौकरी कहाँ है? जिन लोगों को यहाँ लगाया था मेडिकल, अब कोरोना है, मेडिकल में जो अगर पैरामेडिकल स्टाफ लगाया था, अब पैरामेडिकल स्टाफ बेचारा कहाँ गया?
उसको निकाल दिया गया। अब कोरोना में तो लाखों लोग चाहिए। अब तुम कहते हो वाटरमैन किसी स्कूल में लगा है, आंगनबाड़ी में कोई आदमी लगा है, वो तुम्हारे आके रोटी बना के वो कोरोना सेंटर्स में, जहां कोविड सेंटर्स हैं, वहां देगी। अब तो तुमको जो पैसा वहां से आ रहा है वो कहां जा रहा है, उसका क्या तुम कर रहे हो? तो ये सारी बड़ी सारी बातें हैं। अब आप तालाकोट का हैरान होंगे। अभी जैसे हम लोग इकट्ठे हुए थे, हर आदमी ने मेरे कान में ये कहा कि साहब हमारा पानी नहीं चल रहा। हर आदमी ने, पानी नहीं चल रहा भाई, कहीं नहीं पानी चल रहा। फिर हम पानी के दफ्तर गए, तो उन्होंने कहा कि हम कहीं कहीं नहीं चलता तो टैंकर वैंकर दे रहे हैं, लेकिन पानी वाले लोगों को यहाँ बहुत तेज स्पीड में काम करना पड़ेगा। अगर पूरे इलाके में कहीं पानी नहीं मिल रहा तो क्या बात है? क्या पानी की स्कीम में पैसा नहीं आया? क्या यहाँ नौकरी में कोई है नहीं है? अब पीएचई के लोग हैं, 15-15 साल 20-20 साल में, जब मैं एमएलए था तब के लोग लगे हुए हैं, अभी तक वो डेली वेजर हैं। पीडब्ल्यूडी में इस तरह के लोग हैं। अभी कोविड-19 में प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ऐलान किया किसी की तनख्वाह नहीं रोकी जाएगी। हमारे जिला में ही हजारों लोग ऐसे हैं जो नौकरी कर रहे हैं और उनकी तनख्वाहें बंद हैं। अब क्या वजह है? क्या रिश्ता है उन लोगों का? क्या आप क्यों नहीं उसका एक्शन लेते? डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत, एक्ट के तहत आपके पास ताकत है, आपके पास हथियार है, आप उन लोगों को पूछ सकते हो, उनको जेल में डाल सकते हो। मैंने पहले भी एक इसी तरह का इंटरव्यू में किसी चैनल से ये कहा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आप मॉनिटर करिए, आप राजभवन से बाहर निकलिए, आप कालाकोट आइए, आप थन्ना मंडी जाइए, आप नौशहरा जाइए, आप पोर्टलवाल जाइए, आप मोगला जाइए, आप तरियार जाइए, आप सुंदरबनी जाइए, आप मंजाकोट जाइए, आप पुंछ के साथियों में जाइए, आप जगह जगह टूर करिए, आपको फीडबैक में लोगों से मिलिए, आपको फीडबैक मिलेगा। आप राजभवन के अंदर अगर बैठे रहेंगे तो नहीं फीडबैक मिलेगा। वो लोग, आप हेल्थ वाले, मैं ये कहता हूं कि हेल्थ वाले टूर करनी चाहिए। कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ को पूछना चाहिए गवर्नर साहब ने कि वो कहां कहां उसने टूर किया है। अगर वो टूर नहीं किया तो क्या काम कर रहे हैं, दफ्तर में बैठ के क्या काम हो रहा है? उनके जो हेलीकॉप्टर हमारे हैं उनके ऊपर दर्द हो रहा है कि इतना हेलीकॉप्टर चला है, वो कौन इस्तेमाल कर रहा है? गाड़ियां आपकी माइलेज नोट हो रही है, वो पैसा निकल रहा है, वो देखना चाहिए कौन लोग हैं, कौन पैसा निकाल रहे हैं। हेल्थ के नाम पे एम्बुलेंस के पैसे निकल रहे हैं, वो एम्बुलेंसेज कहाँ हैं? जमीन पर होनी चाहिए, वो नहीं है। तो ये सारी चीजें अब हमको क्या चाहिए? 20 लाख करोड़ रुपया है भाई, तुम वेंटिलेटर दे दो हमें। जम्मू अस्पताल में कितने वेंटिलेटर हैं? राजौरी अस्पताल में कितने वेंटिलेटर हैं? राजौरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन गया है, कितने वेंटिलेटर हैं? कालाकोट में कितने वेंटिलेटर हैं? हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कितने वेंटिलेटर हैं? कल इस बीमारी का मुकाबला करने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। मैं तो सरकार से कहूंगा, प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहूंगा कि आप वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करिए, लोगों को दे दीजिए, डायरेक्ट दे दीजिए। अब गरीब आदमी, उसको दवाई चाहिए, अस्पताल तुम्हारे में दवाई नहीं है तो कहां से लाएगा दवाई? वो तो मर जाएगा। इस तरह कितनी बेटियां हमारी मर रही हैं, कितने बच्चे मर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग शहीद हो रहे हैं। तो इसमें इस वक्त टाइम है, मुश्किल की घड़ी में हम लोगों को देखना है कि हम कहां मदद कर सकते हैं पब्लिक की। अगर वो मदद नहीं करते, अब कोई कहता है कि तुम राशन बांट लो, 5 किलो किसी को राशन दे दिया, कहता मैंने दुनिया फतह कर ली है। अरे भाई, तुम 5 किलो राशन देने से दुनिया फतह नहीं कर सकते। तुम्हारा काम है बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल का इंतजाम रहे, तब जाके लोगों की मदद होगी। तुम 5 किलो राशन देके मीडिया में करके दिखा दोगे, उससे कोई बात नहीं बनती है। ये जो कह रहे हैं कि हम बड़ी लोगों के मददगार हैं, ये तो 5 किलो राशन आज दे दिया, फैमिली ने एक दिन में खाया, दूसरे दिन में कौन खिलाएगा? दूसरे दिन में खिलाने वाला कोई नहीं है। अब उनका ऐसा तरीका करो, आप जैसे हमारी सिस्टम में से हमारे घर के बड़े ने कहा कि 7,500 रुपया एक आम परिवार को दे दो महीने का। अब 6 महीने के लिए दे दो, जैसे कई स्टेट्स में, छत्तीसगढ़ में और दूसरी स्टेटों में दिया गया। और ये नहीं कि कोई पैसा हमारे पास है नहीं है, आप शौकार को देने की जगह आप गरीब आदमी को दे दो, उसके अकाउंट में डाल दो। अब तुम 500 रुपया डाल रहे हो लेडीज के अकाउंट में, और वो लाइन में लगे हैं। अभी मैं कोटलाल से लोग मुझे प्रेशर कर रहे थे, वो जो फाइलें बनानी है, वो फाइलें अकाउंट खोलने के लिए जो किसान क्रेडिट कार्ड है, उसके लिए जो है वो तो वहां पैसे मांगे जा रहे हैं। तो क्यों मांगे जा रहे हैं पैसे? कौन मांग रहा है? क्यों मांग रहा है? वो लोगों को लाठीचार्ज करना, वो तो वहां आने वाली है। तो इस तरह से जगह जगह में
ये फाइलें बननी चाहिए, किसान क्रेडिट कार्ड बनने चाहिए, उनके अकाउंट में पैसे आने चाहिए, तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन पैसा का करना चाहिए। अब बीच में क्यों आएगा कोई? मैं कई अक्सर कहता हूँ, आखिरी रिकॉर्ड कहता हूँ, मैं रिकॉर्ड पे कहता हूँ कि मान लीजिए राजौरी डिस्ट्रिक्ट में जब छोड़ दीजिए पूरी जम्मू कश्मीर डाउन ग्रेडेड स्टेट में 2 लाख हर साल नौकरी आनी थी, 7 साल में 14 लाख आनी थी, मैं कहता हूँ 5 लाख ही आती है। जहाँ आज अगर 1 लाख पोस्ट की खाली है पड़ेगी, उसके लिए बजट बनता है, हर मुलाजिम को तनख्वाह मिलती है, बजट तो पास हो गया साल का। या तो ये कहेंगे भाई वो बजट में पास ही नहीं हुआ, पोस्ट के लिए पैसा आ गया, वो पैसा कहां जाता है? मैं एलिगेशन लगाता हूं अशोक शर्मा कि वो पैसा डाइवर्ट होता है, वो डाइवर्ट होके उन कामों पे लगता है जो जमीन पे काम नहीं होते। इसकी सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं करती? 10 रुपया किसी ने रिश्वत खाई है, उसकी इंक्वायरी कर रही है सीबीआई, लेकिन करोड़ों रुपया जो है वो नौजवान का हक जो है उनको उसको नहीं मिला, वो पैसा कहीं डाइवर्ट कर दिया गया, उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं सीबीआई करती? मैं कहता हूं यहां ट्रिपल मर्डर केस की इंक्वायरी सीबीआई को करनी चाहिए, वहां ये इंक्वायरी भी करनी चाहिए कि वो पैसा कहां जाता है, तब जाके दूध का दूध और पानी का पानी होता है। हमें पूरा विश्वास है, मुझे पूरी उम्मीद है कि सिस्टम जो है, आज का सिस्टम जो डिस्पेंसेशन है ऊपर से नीचे लेके, वो अपने आप को मॉनिटरिंग के कंसेप्ट में लाएगी, मॉनिटरिंग मोड में लाएगी, ना कि ऑफेंसिव मोड में लाएगी। लोगों को डराने का काम नहीं करना है, लोगों की मदद करने का काम करना है, वो करेंगे। और बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, नौजवान का उसको हक मिलने की बात करेंगे। और मैं इसी उम्मीद के साथ ये चाहता हूं कि कुछ अच्छा, कुछ खास होना चाहिए। यहां हुआ है, ऐसे समय आए हैं, यहाँ गवर्नर जगमोहन आए हैं, हुआ है, यहाँ गुलाम नबी आजाद आए, हुआ है, यहाँ बख्शी ग्रामा मुसादक आए थे, हुआ था, लेकिन वो दिखाना चाहिए। अब नए गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, हमें इनसे भी एक्सपेक्टेशन है। मुझे इस बात का फख्र है कि हमारा चीफ सेक्रेटरी जो है मोस्ट ऑनेस्ट, डेडिकेटेड और परफॉर्मिंग ऑफिसर है, लेकिन मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आप भी जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं, जब तक लोगों से मिलेंगे नहीं, जब तक अपने दरवाजे नहीं खोलेंगे। दरवाजा खुलना चाहिए, वहां लोग उनको मिलने चाहिए, वो अपना ग्रीवेंस दिखाने चाहिए, तब जाके डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों के मसले का हल हो सकता है, दरवाजे बंद करके नहीं हो सकता है। तो इसी से मैं फिर आपका एक बार शुक्रिया करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। मैं अपने गरीब लोगों की बात, मुस्किन लोगों की बात, अपने नौजवानों की बात, अपने डेली वेजर्स की बात, अपने आंगनबाड़ी वर्कर्स की बात, हमारे नंबरदार चौकीदार की बात और आम आदमी की बात जो है आपके सामने, किसानों की बात जो है आपके सामने रखता है। शुक्रिया, जय हिंद। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट अशोक कुमार शर्मा जी, जो कि एक्स एमएलए भी हैं कालाकोट के। इनका यही कहना है कि जो ऑन ग्राउंड पे जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन आए, ग्राउंड की हालत देखे, क्योंकि ऑन ग्राउंड ही आके पता चलता है कि काम कहाँ तक हुआ है, कितना हुआ है, किसने किया, किसने नहीं किया, और जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है। एलिगेशन इनके थ्रू लगाए गए हैं कि पता कराया जाए, सीबीआई जांच भी करवाई जाए कि ये जो पैसा है जो बजट में रखा जाता है ये कहाँ जाता है। इनका ग्राउंड में कोई जो है वो रूप नहीं दिखाई देता, ना ही ये ग्राउंड में पैसा लगता है। इसी के साथ कैमरामैन विशाल शर्मा के साथ मैं दीपक शर्मा, जेके फर्स्ट न्यूज, कालाकोट, जोरी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इम्यूनिटी को बनाए रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं इस्तेमाल करता हूं बुराक कलौंजी टैबलेट, जो बनाती है मुझे अंदर से मजबूत। 100% खालिस कलौंजी से तैयार एक आयुर्वेदिक शाहकार बुराक कलौंजी टैबलेट, हर मर्ज की ये दवा जिसमें है शिफा। आज ही खरीदिए।